अच्छा जी, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14 न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, अब इसमें जो है सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पायोजेनिक मेनिंजाइटिस। इसमें पायोजेनिक मेनिंजाइटिस से रिलेटेड इन्होंने एक केस एक्सप्लेन किया है कि प्रीवियसली एक ठीक ठाक बच्चा था, प्रीवियसली वेल 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड प्रेजेंट्स विथ हाई ग्रेड फीवर। ठीक है, उसको हाई ग्रेड फीवर हुआ है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड, हेडेक है और स्टिफ नेक। ठीक है, तो हाई ग्रेड फीवर, हेडेक, स्टिफ नेक, ठीक है, मेनिंजाइटिस की तरफ इशारा है। इसके अलावा बच्चे को 3 डे हिस्ट्री है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक सिम्टम्स की और वॉमिटिंग की। ठीक है, कर्निंग और ब्रूजेंस की साइंस भी पॉजिटिव हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, व्हाट इज़ मेनिंजाइटिस। meningitis is defined as the inflammation of membranes surrounding the brain and spinal cord including dura, arachnoid and pia mater। ठीक है, इन तीनों की जो है ना, जो मेम्ब्रेन्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड कर रही हैं, जो जिसमें तीनों आ गए, ड्यूरा, एरेक्नोइड एंड पाया माटर, तीनों की इन्फ्लामेशन को हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। तो फिर मेनिंजो एनसेफेलाइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन बोथ मेनिंजीज की भी और ब्रेन कॉर्टेक्स की, उसको हम कहेंगे मेनिंजो एनसेफेलाइटिस। अब थोड़ा सा इंसिडेंस हमें पता होना चाहिए कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस याद रखें बच्चों में किसी भी एज में जो है हो सकती है, लेकिन ये इन्फेंसी के दौरान कॉमनेस्ट है। ठीक है, ज़्यादा कॉमन है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, और 3% ऑफ हॉस्पिटल एडमिशन बच्चों में जो है इसी की वजह से होते हैं। क्या एटियोलॉजी है पायोजेनिक मेनिंजाइटिस की? एक्चुअली ग्रेटेस्ट रिस्क मेनिंजाइटिस का बच्चों को होता है 6 से 12 महीने वाले बच्चों जो होते हैं उनको ज़्यादा रिस्क होता है, और इसमें भी 95% केसेस जो हैं 1 माह से 5 माह वाले जो बच्चे हैं इनके दरमियान ज़्यादा इंसिडेंस है पायोजेनिक मेनिंजाइटिस का। ठीक है, अब इसके जो पॉजिटिव एजेंट्स हैं जिनकी वजह से मेनिंजाइटिस हो रही है वो एज के हिसाब से। ठीक है, अगर बच्चा 0 to 2 मंथ का है तो उसमें अलग बैक्टीरियाज हैं जो इन्वॉल्व होते हैं मेनिंजाइटिस में। 2 मंथ टू 2 ईयर के अलग हैं, 2 ईयर एंड 21 ईयर तक अलग। तो याद रखें बिल्कुल जो है छोटा बच्चा 0 to 2 मंथ एज वाला, उसमें शर्शा कोलाई मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफालोकोकस ऑरियस, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनेस। ठीक है, लेकिन 2 महीनों से 2 साल वाला जो बच्चा है उसमें आपने याद रखना है कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी टाइप बी ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा उनमें स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया भी मेनिंजाइटिस करवाता है, और निजेरिया मेनिंजिटाइड्स। 2 साल से 21 साल तक के दरमियान वाले जो बच्चे होंगे उनमें ज़्यादा कॉमन निजेरिया मेनिंजिटाइड्स, जिसके सीरो टाइप्स AB, C, W135, और दूसरा इनमें स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी भी कॉमन है जिसके सीरो टाइप 1, 3, 6, 7, 14, 17, 19, 21, 23। ठीक है, तो ये स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी के सीरो टाइप्स भी इनमें मेनिंजाइटिस करवाएंगे, और इसके अलावा एच इन्फ्लुएंजी भी इनमें कॉमन है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव एजेंट्स में ना डिफरेंट एजेस पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेनिंजाइटिस के लिए। उसके बाद थोड़ी सी देख लेते हैं पैथोजेनेसिस मेनिंजाइटिस की। देखिए, हेमाटोजेनस स्प्रेड जो है ना एक्चुअली मेनिंजीज में हो सकता है विद दी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, बच्चे को अगर जो है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, बैक्टीरियल इन्फ्लामेशन है एंडोकार्डियम की, तो वही जो है ब्लड के थ्रू बैक्टीरिया गया है मेनिंजीज में, मेनिंजीज को उसने इन्फ्लेम किया, या तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के थ्रू ब्लड से गया है, या तो नमूनिया भी जो है वो हेमाटोजेनस के थ्रू हो सकती है, या वो इन्फेक्शन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस से हुआ है। ठीक है, अब बैक्टीरियल इन्वेजन जो है ना ये कंटीजियस फोकस ऑफ इन्फेक्शन फॉर्म करती है, यानी कंटीजियस फोकस है इन्फेक्शन का। सपोज़ बच्चे को साइनोसाइटिस है या मैस्टोइडाइटिस है या ओस्टियोमाइलाइटिस है स्कल की, तो कोई ऐसा इन्फेक्शन का जो फोकस है वहाँ से जो है बैक्टीरियल इन्वेजन हो सकती है। ठीक है, अब एनाटॉमिक डिफेक्ट्स सेकेंडरी टू ट्रोमा, जैसे अगर बच्चे की क्रिब्रिफॉर्म प्लेट का फ्रैक्चर हो जाता है तो एक एनाटॉमिक डिफेक्ट बन गया, या फिर कोई ऐसा कंजेनिटल डिफेक्ट है तो वहाँ से भी बच्चे को रिकरेंट मेनिंजाइटिस हो सकती है। ठीक है, या जैसे टेम्पोरल बोन का हो जाता है फ्रैक्चर, जैसे ओटाइटिस मीडिया अगर है, ओटाइटिस मीडिया में पीछे पे मैस्टोइड की इन्फ्लामेशन मैस्टोइडाइटिस हो जाता है, तो वो टेम्पोरल बोन में फिर टेम्पोरल लोब ऑफ द स्कल में मेनिंजाइटिस करवाएगा। ठीक है, तो इस तरह से स्प्रेड होता है बैक्टीरियाज का। अब बैक्टीरियल इन्वेजन CSF की जो है वो फॉलो होती है बाय आउटपोरिंग ऑफ पॉलीमॉर्फ एंड फिब्रिन, यानी CSF में अब बैक्टीरिया आ गए, अब वहाँ पर CSF में पॉलीमॉर्फ्स आएंगे, न्यूट्रोफिल्स और फिब्रिन।
ठीक है। देयर इज़ अ कैस्केड ऑफ इवेंट्स जिसमें साइटोकाइंस, कीमोकाइंस CNS के अंदर रिलीज़ होंगे। अब ये जो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स हैं ये बैक्टीरियल सेल वॉल की वजह से स्टिमुलेट हुए हैं एंड मेम्ब्रेन एलिमेंट्स की वजह से, ठीक है। तो उसके नतीजे में अब होता यह है कि जो मेनिंजेस हैं वो इन्फ्लेम हो जाती हैं, स्वॉलन हो जाती हैं और एक्जुडेट के साथ कवर हो जाती है, ठीक है। बैक्टीरिया आया है, पोलीमोसाइस, साइटोकाइन, कीमोकाइन, ये सब रिलीज हुए तो मेनिंजेस इन्फ्लेम हुई, स्वॉलन हुई, एक्जुडेट बना। अब ये जो एक्जुडेट है आपने याद रखना है, जो न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस है उसमें ये एक्जुडेट मोस्ट मार्क्ड होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है, न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस में। और न्यूमोकोकल होती भी ज़्यादातर फ्रंटल लोब्स में और वर्टेक्स के ऊपर ज़्यादा कॉमन है। अगर हम देखें कि इसकी साइट तो न्यूमोकोकल फ्रंटल लोब में और वर्टेक्स के एरिया पे ज़्यादा होती है। अच्छा, इसके अलावा याद रखें जो बच्चे की सेरिब्रल वेसल्स होंगी और उसकी जो क्रेनियल नर्व्स भी हैं ये भी उस परवलेंट एक्जुडेट में इन्वॉल्व हो सकती हैं एट द बेस ऑफ द ब्रेन, और उससे बच्चे को परमानेंट न्यूरोलॉजिक डैमेज हो सकता है, ठीक है। ये सब उस इन्फ्लामेटरी एक्जुडेट की वजह से हो रहा है। अर्ली इन द इलनेस बच्चे को जो है सेरिब्रल एडिमा होगी और वेंट्रिकल्स जो हैं वो साइज़ में रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि सेरिब्रल एडिमा है तो वेंट्रिकल्स को कंप्रेस करके वो छोटा कर देंगे। अच्छा, अब जो क्रेनियल नर्व्स यहाँ पे मैंने बताया कि एक्जुडेट ने उसको भी कवर कर दिया है, सेरिब्रल वेसल्स को भी कर दिया है, तो क्रेनियल नर्व्स ऑब्वियसली डैमेज होंगी तो उनकी भी तो इन्फ्लामेशन होगी। क्रेनियल नर्व्स की इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग होने की वजह से बच्चे को डेफनेस हो सकती है, वेस्टिबुलर डिस्टर्बेंसेस, ऑप्टिक नर्व भी इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है। ये कॉमनली जो है ना कॉमन क्रेनियल नर्व्स हैं जिसकी इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग की वजह से ये बच्चे को सिम्टम होंगे। अच्छा, कम्युनिकेटिंग यानी नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस इज़ ड्यू टू अडहेसिव थिकनिंग ऑफ द एरेक्नॉइड इन द बेसल सिस्टर्न, ठीक है। जो एरेक्नॉइड है वो बेसल सिस्टर्न में वहाँ पे उसकी एडहेसिव थिकनिंग होगी, एडहेसिव थिकनिंग की वजह से कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस भी डेवलप करेगा। ये होगी इसकी पैथोजेनेसिस। यहाँ तक बस इतना भी याद रखें कि हेमेटोजेनेसिस स्प्रेड मोस्ट कॉमन होता है मेनिंजाइटिस में, ठीक है। और रेयरली किसी कंटीजियस साइट से इन्फेक्शन जो है इन्फेक्शन अगर किसी कंटीजियस साइट पे हो जैसे ओटाइटिस मीडिया या साइनोसाइटिस तो उसके थ्रू भी ये मेनिंजाइटिस होता है, ठीक है। बाकी इसने थोड़ी सी बातें बता दी कि CSF में आएंगे, कीमोकाइन, साइटोकाइन, पोलीमोसिस सारा एक्जुडेट बनेगा, न्यूमोकोकल में एक्जुडेट ज़्यादा होता है, फ्रंटल पे होता है, वर्टेक्स पे होता है, सेरेब्रल वेसल क्रेनियल नर्व अफेक्ट होंगी, उसके सिम्टम्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ हमने डिस्कस की। अब यहाँ पर एक पिक्चर बनी हुई है जिसमें मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस में एक जो स्पेसिफिक रैश होती है वो इन्होंने दिखाई है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब बच्चे को मेनिंजाइटिस हुआ है उसको क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे। तो क्लिनिकल फाइंडिंग्स जो मेनिंजाइटिस की होती हैं वो ऑलवेज मस्ट बी कंसीडर्ड इन एनी यंग इन्फेंट हुज टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन 100.7 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर है अगर किसी बच्चे का टेम्परेचर तो उसमें आपने मेनिंजाइटिस सस्पेक्ट करना है। और इसके अलावा 100.7 से डिग्री फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर ऊपर है और कोई ऑब्वियस साइट ऑफ इन्फेक्शन भी आपको नहीं मिल रही तो उसमें आपने मेनिंजाइटिस को सस्पेक्ट करना है ऑलवेज़, ठीक है। ये हो गई इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स। इसके अलावा जो है अगर हम अलग से देखें कि नियोनेट्स में अलग मिलती हैं हमें, ओल्डर चाइल्ड में अलग, तो मेनली तो यही है फाइंडिंग कि बच्चे को हाई ग्रेड फीवर होगा, ठीक है, लेथार्जिक होगा, इरिटेबल, एनोरेक्सिया, नोशिया, वॉमिटिंग, ठीक है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी साथ बढ़ा हुआ होता है तो उस वजह से ये नोशिया, वॉमिटिंग और ये इरिटेबिलिटी ये साइन होते हैं। और मेनिंजल इरिटेशन के हमें साइन मिलेंगे, जैसे बच्चे को फोटोफोबिया अगर हो रहा है, नेक और बैक पेन और रिजिडिटी, तो ये मेनिंजल इरिटेशन के साइंस हैं। अच्छा, नियोनेट्स में इसने बताया है कि ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म कॉमनली जो है ना याद रखिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेनिंजाइटिस के लिए, ठीक है। ग्राम नेगेटिव पीछे भी हमने देखा कि ई कोलाई जो है वो ज़्यादा कॉमन था नियोनेट में। इसके अलावा ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनिस, ठीक है। लेस देन टू मंथ वाले बच्चों में ये कॉमन है। तो इन्फेक्टिव इलनेस मदर की प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन अगर हुआ था डिलीवरी के दौरान या फिर डिलीवरी के दौरान डिफ़िकल्टी तो उससे भी न्यू बॉर्न रिस्क पर होता है फॉर मेनिंजाइटिस। नियोनेटल इनिशियल साइंस तो सटल होंगे या नॉन स्पेसिफिक होंगे। 50% ऑफ द इन्फेंट्स को फीवर होता है, ठीक है। इसके अलावा कह रहा है इन्फेंट जो है डज नॉट लुक वेल एंड फीड्स पुअरली, ठीक है। वो इन्फेंट ठीक नहीं लग रहा होता और वो फीड भी पुअरली ले रहा है। इन्फेंट मे डेवलप हाइपोथर्मिया, वॉमिटिंग हो सकती है, इरिटेबिलिटी, लेथार्जी,
एंड कन्वल्जन्स। ठीक हो गया। बल्जिंग ऑफ द एंटीरियर फंटनल, या ये याद रखें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बल्जिंग ऑफ द एंटीरियर फंटनल हमें मिल रही है। हेड रिट्रैक्शन एंड हाई पिच्ड क्राई, ये इस्टेब्लिश मेनिंजाइटिस के साइन है, क्योंकि ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा है मेनिंजाइटिस की वजह से, तो उसमें बल्जिंग मिलेगा हमें एंटीरियर फंटनल पे, हेड रिट्रैक्टेड होगा और हाई पिच्ड क्राई होगी बच्चे की। ठीक है, तो ये मतलब मेनिंजाइटिस इस्टेब्लिश हो गई है बच्चे को। और फीवर भी जो है सिर्फ 50% में ही मिलता है, बाकी बच्चा जो है फीड सही नहीं ले रहा, ठीक नहीं लग रहा, हाइपोथर्मिया हो सकता है, वॉमिटिंग, इरिटेबिलिटी, लेथार्जी, कन्वल्जन्स। ठीक हो गया, ये हो गई नियोनेट्स में। अब ओल्डर चाइल्ड है, ओल्डर चाइल्ड में हमें जो क्लासिक साइंस होते हैं मेनिंजाइटिस के, वो प्रिसीड करेंगे बाय द अपर रेस्पिरेटरी या जीआई सिम्टम्स। ठीक है, अगर बच्चे को जीआई या अपर रेस्पिरेटरी के सिम्टम्स हों, उससे पहले उसको ये नोजा, वॉमिटिंग और ये जो भी सिम्टम्स हो रहे हैं, इरिटेबिलिटी, उससे पहले बच्चे को मेनिंजाइटिस के क्लासिक साइंस होंगे। तो इसमें मेनिंजल इन्फ्लामेशन की ही वजह से उसको हाई ग्रेड फीवर होगा, हेडेक और प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग करेगा। ठीक है, 20 to 30% पेशेंट्स में सीजर्स कॉमन होते हैं बिफोर और ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 days आफ्टर द डायग्नोसिस ऑफ मेनिंजाइटिस। 20 से 30% को मेनिंजाइटिस में सीजर्स हो रहे हैं, वही बात ड्यू टू रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ठीक है, तो जब मेनिंजाइटिस डायग्नोस हो जाएगा उससे 3 दिन पहले तक उसको सीजर्स रहेंगे। CSF का प्रेशर जो है इंक्रीज़ होगा, तो उससे हमें वही बल्जिंग ऑफ फंटनल भी मिलेगा और डायस्टेसिस ऑफ सूचर्स इन द इन्फेंट। अच्छा, साइंस है, एक तो नेक स्टिफनेस मिलेगी बच्चे में, पॉजिटिव कर्निक साइन मिलेगा। कर्निक साइन में हम जो है ना लेग्स को जो है 90 डिग्री पे हिप जॉइंट पे फ्लेक्स करेंगे और फिर जो है नी को एक्सटेंड करेंगे, तो नी जब एक्सटेंड होगा तो बच्चे को पेन होगा। ठीक है, तो फ्लेक्स करेंगे हिप को 90 पे और फिर जब लेग नी को जब एक्सटेंड करेंगे सीधा करेंगे 90 पे, तो उस पर बच्चे को पेन होगा। यह है कर्निक साइन। दूसरा जो ब्रुडजिंस्की साइन है, उसमें इनवॉलंटरी फ्लेक्शन ऑफ द लेग्स व्हेन द नेक इज़ प्लेस्ड इन फ्लेक्शन, यानी इसमें फिर बच्चे को नेक को अगर हम फ्लेक्स करते हैं तो उससे जो है जैसे चिन को चेस्ट पे टच करने पर उसको जो है इनवॉलंटरी फ्लेक्शन उसकी लेग्स की होगी। ठीक है, यहाँ पर अगर आप फिगर देखें तो इसमें जो है ये कर्निक साइन है, जिसमें पेशेंट सुपाइन में होगा, उसकी हिप को देखें 90 डिग्री पे यूँ फ्लेक्स किया है। ऐसा करने पर जब हम नी को अब यूँ सीधा करेंगे, एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें बच्चे को पेन होगा। ठीक है, और जबकि ब्रुडजिंस्की साइन में क्या होता है कि बच्चा सीधा लेटा हुआ है, उसकी चिन और चेस्ट को यूँ टच करेंगे, हम पैसिव फ्लेक्शन करवाएंगे जब नेक की, तो उससे बच्चे की दोनों लेग्स और थाई फ्लेक्स होंगे पेन की वजह से। तो ये है ब्रुडजिंस्की साइन। तो नुकल रिजिडिटी भी चेक करते हैं, वही कि बच्चे को हम कहेंगे चिन चेस्ट को टच करे, वो नहीं कर पाएगा। ब्रुडजिंस्की में ऐसे जो है पेन एलिसाइड होगा, कर्निक में भी पेन होगा। ठीक है, तो ये जो क्लासिक साइंस है मेनिंजल इरिटेशन को चेक करने के लिए किए जाते हैं, ये हमें मिलेंगे ओल्डर चिल्ड्रन में। ठीक है, तो ओल्डर चिल्ड्रन में क्लासिक साइंस मिल रहे हैं मेनिंजाइटिस के, जो अपर रेस्पिरेटरी या जीआई सिम्टम से पहले हो रहे हैं। हाई ग्रेड का फीवर है, हेडेक, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, सीजर्स भी कॉमन होते हैं 20 to 30% केसेस में। CSF के प्रेशर बढ़ने की वजह से बल्जिंग फंटनल और डायस्टेसिस ऑफ सूचर, पॉजिटिव कर्निक साइन, ब्रुडजिंस्की साइन, नुकल रिजिडिटी। अच्छा, इसके अलावा ना क्रेनियल नर्व की पाल्सिस भी याद रखें, ये भी वही इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने की वजह से ये हो रहा है। स्पेशली 6 कॉमनेस्ट जो है ना 6 क्रेनियल नर्व एब्डुसन, उसकी पाल्सी मिलती है, और पेपिलिडिमा भी आइज़ में मिलेगा, ये भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने की वजह से पेपिलिडिमा। हेमीप्लेजिया मे बी प्रेजेंट इन दोज हु रिपोर्ट लेट इन इलनेस। ठीक है, हेमीप्लेजिया हाफ लिम्ब की जो है पैरालिसिस भी मिल सकती है, लेट मैनिफेस्टेशन है। अच्छा, ये पेपिलिडिमा स्पेशली जब हमें मिलता है तो कभी भी हम इसमें लंबर पंचर नहीं करेंगे मेनिंजाइटिस को डायग्नोस करने के लिए, उसमें फिर हमें कॉन्ट्रास्ट एनहांस CT स्कैन करना होगा। ठीक है, लंबर पंचर हम कभी भी इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, जब भी वो इंडिकेटेड होता है उसमें नहीं करना होता। अच्छा, तो क्रेनियल नर्व पाल्सीज होंगी जिसमें 6th कॉमनेस्ट है। ठीक है, और पेपिलिडिमा भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो यानी हमने यहाँ तक देखा कि नियोनेट्स में जो क्लिनिकल फीचर थे, ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म कॉमनली जो है वो मेनिंजाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इन्फेक्टिव इलनेस जो है मदर में, प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो या मदर में डिफ़िकल्ट डिलीवरी हो रही हो, तो उसमें न्यूबॉर्न को रिस्क होता है। नियोनेट्स में जो इनिशियल साइंस होते हैं वो सटल होते हैं, नॉन स्पेसिफिक होते हैं। 50% को फीवर होता है,
इन्फेंट जो है वो इतना ठीक नहीं लग रहा होता और फीड भी पुअरली कर रहा होता है। इन्फेंट को हाइपोथर्मिया हो जाएगा, वॉमिटिंग हो रही है, इरिटेबिलिटी, लिथार्जी और कन्वल्जेंस, ठीक है। जो उसका इंटीरियर फंटानेल है वो बल्ज कर रहा होगा, हेड रिट्रैक्शन और उसकी हाई पिच क्राई, ये सारे साइंस हैं स्टेबलिश्ड मेनिंजाइटिस के। स्पेशली एंटीरियर फंटानेल जब भी बल्ज कर रहा है तो मेनिंजाइटिस को इंडिकेट करता है, रेज्ड आईसीपी को। अब ओल्डर चिल्ड्रन में मैंने आपको बताया कि जो हमें क्लासिक साइंस मिलते हैं मेनिंजाइटिस के, वो प्रिसीड होते हैं कि उसमें पहले बच्चे को कोई रेस्पिरेटरी, अपर रेस्पिरेटरी या जीआई सिम्टम्स हुए होंगे, ठीक है। तो मेनिंजल इन्फ्लामेशन की वजह से उनको हाई ग्रेड फीवर होगा, हेडेक, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, याद रखिए प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। सीजर्स इसमें कॉमन है 20 to 30% ऑफ द पेशेंट में बिफोर या ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 days आफ्टर द डायग्नोसिस ऑफ मेनिंजाइटिस। Increased CSF pressure leads to bulging of the fontanelle and diastasis of sutures in the infant. There is also neck stiffness, कर्निक साइन पॉजिटिव मिलेगा, कर्निक रिफ्लेक्स और ब्रूजिंस्की साइन भी। क्रेनियल नर्व में स्पेसिफिकली जो 6 क्रेनियल नर्व है एब्डूसन, उसकी पालसी हमें मिलती है। इसी तरह हमें इसमें हेमीप्लेजिया भी मिलता है और पेशेंट में जो लेट आते हैं, लेट इलनेस प्रेजेंट करें उन्हें हेमीप्लेजिया। अटेक्सिया भी प्रेजेंटिंग साइन हो सकता है। सेमी कोमाटोज या कोमाटोज कंडीशन में भी प्रेजेंट कर सकते हैं और ये ज़्यादातर न्यूमोकोकल या मेनिंजोकोकल में होता है कोमाटोज कंडीशन, रादर देन द एच इन्फ्लुएंजा मेनिंजाइटिस। तो न्यूमोकोकल में कोमाटोज। अच्छा, जो मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस होती है ना, उसमें हमें पेशेंट में जनरलाइज्ड किस्म की एक परप्यूरिक रैश उसकी बॉडी पे मिलेगी, पर्पल मॉटलिंग ऑफ द स्किन, पेरिफेरल साइनोसिस होगी और बच्चा जो है टॉक्सिक और कोमाटोज लगेगा, ठीक है। और ये बात हो रही है मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस की। और इसमें जो उसका हार्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा रैपिड होगा, ब्लड प्रेशर अनरिकॉर्डेबल होगा, रेस्पायरेशन उसकी चेन स्ट्रोक होगी, ठीक है। बच्चा जो है उसको डायसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन DIC हो जाएगा और वो अक्यूट स्टेज पे ही डाई कर जाएगा। तो इसको हम कहते हैं वाटर हाउस फ्रेडरिशन सिंड्रोम, ठीक है। जो ये मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस की कॉम्प्लिकेशन होती है कि जब वो DIC हो जाता है और अक्यूट स्टेज में फिर डेथ हो जाती है, वाटर हाउस फ्रेडरिशन सिंड्रोम कहलाता है। इसके अलावा ओटाइटिस मीडिया या मैस्टोडाइटिस भी लाइकली है कि वो स्ट्रेप्टोकोकल या न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस करवाएं, ठीक है। कान में इन्फेक्शन हुआ फिर ये मेनिंजाइटिस हो जाती है। स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन इज़ लाइकली फॉलोइंग अ सर्जिकल प्रोसीजर, या अगर स्कल का फ्रैक्चर हो गया, स्किन का इन्फेक्शन हो गया, तो उन केसेस में स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन हमें मिलता है, ठीक है। दैट्स इट। अब आए हम डायग्नोसिस किस तरह बनाते हैं मेनिंजाइटिस की। तो हमेशा याद रखें कि लंब पंचर जो है उसके दौरान CSF का प्रेशर आपने ज़रूर नोट करना होता है, ठीक है। कलर CSF का आप नोट करोगे। CSF को आप इमीडिएटली एग्जामिनेशन के लिए भेज देना है, जिसमें आप उसका टोटल ल्यूकोसाइड काउंट चेक करवाओगे और डिफरेंशियल काउंट ऑन द स्टेन्ड स्मीयर। उसमें CSF में ग्लूकोज कितनी है उसको हम ब्लड ग्लूकोज के साथ कंपेयर करेंगे, जो हमने LP से पहले ब्लड ग्लूकोज ली थी उसके साथ कंपेयर करेंगे। नॉर्मली याद रखिए CSF में ग्लूकोज ज़्यादा होता है, 2/3 ऑफ द ज़्यादा ग्रेटर होता है देन द ब्लड ग्लूकोज नॉर्मली, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ग्राम स्टेन भी ज़रूरी है CSF वाले फ्लूइड का, ताकि हमें बैक्टीरिया वो पैथोजन पता चले, ठीक है। तो उसका ग्राम स्टेन होगा। और LP परफॉर्म करने से पहले हमेशा आप पेपिलिडिमा चेक करोगे बच्चे में कि ताकि उसका ICP बढ़ा हुआ तो नहीं है। अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ होगा तो आप कभी भी लंबर पंचर नहीं करोगे, ठीक है। ये फिगर है, इसमें रेकमेंडेड साइड है लंबर पंचर की बिटवीन द L3 एंड L5, L3 और L5 के दरमियान जो है वो की जाती है। और यहाँ पर रेकमेंडेड पोजीशंस हैं लंबर पंचर की, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं आपको एक टेबल दिखाती हूँ जिसमें CSF फाइंडिंग्स लिखी है वेरियस CNS डिसऑर्डर्स की। ये देखिए इस तरह होता है। नॉर्मल आपको पता हो कि CSF क्लियर कलर का होता है, उसमें ल्यूकोसाइड्स जो है 0 से 5 या आप कह सकते हैं कि 60 to 75% उसमें लिम्फोसाइड्स होते हैं नॉर्मली। 20 से 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर प्रोटीन होती है और ग्लूकोज मोर देन 50% ब्लड के या फिर 75% ऑफ द ब्लड ग्लूकोज जो है इसमें CSF में ग्लूकोज होगी। अब अगर पेशेंट को अक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हुआ है तो उसका कलर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में CSF का कलर जो है वो इसका कलर जो है बिल्कुल ओपेलेसेंट हो जाएगा। ओपेलेसेंट बिल्कुल इस तरह मिल्की ट्रांसलूसेंट कलर जो है ना ओपाल की तरह, ये देखिए ओपाल इस तरह का कलर हो जाएगा, ठीक है। ओपेलेसेंट ये अक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में है। ओपेलेसेंट से लेके हमें परुलेंट तक भी मिल सकता है, पस वाला। और उसमें जब हम लिम्फोसाइट का काउंट देखेंगे तो ज़्यादा होगा, 100 से 110,000 पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स अब इसमें प्रीडोमिनेट नहीं होंगे, वैसे लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है। प्रोटीन भी इसमें ज़्यादा होगी बैक्टीरियल में 100 to 500। ग्लूकोज जो है इसमें
वो लेस देन 40 होगी, या हम कह सकते हैं लेस देन 50% ऑफ द ब्लड ग्लूकोज, यानी बैक्टीरिया ने वो ग्लूकोज यूटिलाइज़ कर लिया, इसलिए इसमें ग्लूकोज हमें कम मिलती है। जबकि अगर हम कंपेयर करें ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस को, उसका कलर ओपेलेसेंट होगा, उसमें 100 से 500 पॉलीमॉर्फ न्यूट्रोफिल्स होंगे, फिर भी कम है अर्ली, लेकिन बाद में फिर उसमें लिम्फोसाइट्स ही प्रीडोमिनेट करते हैं। इसमें हमें प्रोटीन भी ज़्यादा मिलती है ट्यूबरकुलस में, 100 to 3000, और ग्लूकोज इसमें भी कम होगा, लेस देन 40 या बिल्कुल भी नहीं होगी ग्लूकोज, क्योंकि यूटिलाइज़ कर देता है, ये भी बैक्टीरिया है। अब वायरल एंसेफेलाइटिस के साथ कंपेयर करें, वायरल में क्लियर कलर होता है CSF का, उसमें कोई भी हमें सेल्स नहीं मिलेंगे या फ्यू हंड्रेड मिलेंगे, मोस्टली उसमें लिम्फोसाइट्स होंगे, पॉलीमॉर्फ न्यूट्रोफिल्स प्रीडोमिनेट करेंगे अर्ली। प्रोटीन कितनी होगी 20 to 100, और ग्लूकोज इसमें जनरली नॉर्मल ही होता है, ठीक है, जनरली नॉर्मल। अब आ जाए ग्राम स्टेनिंग पे। अच्छा, अब ग्राम स्टेनिंग जो हम करते हैं इसमें फाइंडिंग्स जो बैक्टीरियल कॉजेज ऑफ मेनिंजाइटिस में, उसमें देखिए अगर मेनिंजोकोकाई है, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस है, तो उसमें ग्राम नेगेटिव इंट्रासेलुलर डिप्लोकोकाई हमें नज़र आएंगे, ठीक है। न्यूमोकोकाई जो है वो ग्राम पॉजिटिव डिप्लोकोकाई है। H इन्फ्लुएंजी ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिला है, और ई कोलाई हमारा ग्राम नेगेटिव बैसिला या रॉड जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ये हमें ग्राम स्टेनिंग पे ऐसे नज़र आएंगे। लंबा पंचर की जो इमीडिएट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है उसमें है कि अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, स्पेशली जब फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो, तो हम नहीं करेंगे। नंबर 2, सिवियर कार्डियोपल्मोनरी कॉम्प्रोमाइज़ है, उस केस में भी आप LP नहीं करोगे, सिवियर कार्डियोपल्मोनरी कॉम्प्रोमाइज़। इसी तरह कोई स्किन का ओवरलाइंग LP वाली जगह पे इन्फेक्शन है, तो वहाँ पे लंबा पंचा नहीं करेंगे। ब्लीडिंग या क्लॉटिंग डिसऑर्डर है तो भी नहीं करेंगे। ये 4 कॉन्ट्राइंडिकेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। फिर आ जाए CSF डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स पे और फाइंडिंग्स पे। तो CSF कल्चर डायग्नोसिस में यहाँ तक सारी डिटेल हमने LP की सीखी, लंबा पंचर। दूसरी डायग्नोस्टिक है CSF का कल्चर, उसमें हमें बैक्टीरियल CSF कल्चर जो है ना, वो यील्ड हमें वो डिक्रीज़ हो जाती है सून आफ्टर द एंटीबायोटिक थेरेपी हैज़ बीन स्टार्टेड। मोर जो सेंसिटिव टेक्निक है वो है कि हमें PCR करना होता है, ताकि हम बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के केसेस को डायग्नोस करें ऐसे पेशेंट्स में जिन्होंने एंटीबायोटिक्स ले लिए हैं, ठीक है, तो PCR करना होता है। दूसरी इन्वेस्टिगेशन ब्लड काउंट करवाते हैं, उसमें टोटल और डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट जो है ल्यूकोसाइटोसिस शो करेगा विथ प्रीडोमिनेंटली पॉलीमॉर्फ न्यूट्रोफिल्स। ब्लड कल्चर भी किया जाता है, 90% केसेस में ब्लड कल्चर पॉजिटिव आता है H इन्फ्लुएंजा मेनिंजाइटिस वाले केसेस में, ठीक है, और 80% जो है वो न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस वाले केसेस में भी हमें ब्लड कल्चर पॉजिटिव मिलेगा। तो नमूनिया को रूल आउट करने के लिए, ट्यूबरकुलोसिस को या बाकी जो इन्फेक्शंस है चेस्ट वगैरह के, तो उसके लिए हमें फिर चेस्ट एक्सरे करवाना होता है, ठीक है। इसके अलावा CT स्कैन भी है। CT स्कैन हम करवाएंगे जिस तरह ये इसकी जो है इंडिकेशंस हैं जिस पेशेंट को मेनिंजाइटिस है कि आप कब इसको CT करवाओगे, कि अगर न्यू बॉर्न है, न्यू बॉर्न में हम CT करवाएंगे सिवाय ऐसी डिजीज़ जो लिस्टेरिया की वजह से हुई हो, एक्सेप्ट फॉर द लिस्टेरिया, तो उस बाकी हम न्यू बॉर्न में CT करवाते हैं मेनिंजाइटिस के लिए। इसी तरह प्रोलॉन्ग्ड कोमाटोस कंडीशन अगर है, उसमें भी CT ही होगा। सीजर्स हो रहे हैं 72 आवर आफ्टर द स्टार्ट ऑफ ट्रीटमेंट को, 72 आवर हो गए और अभी सीजर्स हो रहे हैं, तो आप CT करवाओ, ब्रेन CT। कंटिन्यूड एक्सेसिव इरिटेबिलिटी हो रही है, बच्चा इरिटेबल है मुसलसल। फोकल न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग्स हमें मिल रही हैं। CSF की फाइंडिंग्स परसिस्टेंटली एबनॉर्मल आ रही हैं। रिलैप्स या रिकरेंस हो रहा है अगर, तो इन सारे केसेस में हमने CT करना होता है, ठीक है। फिर आ जाए ग्राम स्टेनिंग पे। ग्राम स्टेनिंग स्मीयर्स का भी, या ऑफ पेटिकल या परप्यूरिक लेजन्स अगर स्किन पे हैं तो उसका भी ग्राम स्टेन लेंगे, और ये हमें स्पेशली जो मेनिंजोकोका है उसमें क्योंकि रैश होती है, स्किन पे लेजन है, तो उनका हम स्मेयर लेंगे, तो मेनिंजोकोका हमें उसमें मिल सकता है। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, ऐसे ये ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस भी लग रहा है, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, ब्रेन एब्सेस से आपने इसको डिफरेंशिएट करना है, ब्रेन ट्यूमर से, और सेरिब्रल मलेरिया से, ठीक है। तो मैनेजमेंट यूँ है, इसमें सपोर्टिव मेजर्स करने होते हैं। पहले 3 से 4 दिन जो है ना ट्रीटमेंट हमें बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का मोस्ट क्रिटिकल होता है, तो उसमें हमें इंटेंसिव जो है वो सपोर्टिव मेजर्स करने होते हैं। वाइटल साइंस आपने हर 15 से 30 मिनट पे बच्चे के रिकॉर्ड करने हैं जब तक कि वो स्टेबल नहीं हो जाते, और हर घंटे पे, फिर अगले जो 2-3 दिन होंगे हर घंटे पे वाइटल्स आप लेंगे। फ्रीक्वेंट बच्चे की न्यूरोलॉजिक असेसमेंट करनी होती है, जिसमें आप प्यूपिलरी रिफ्लेक्स कर रहे हो, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, क्रेनियल नर्व के साइंस,
और सीजर्स के लिए भी इवेल्यूएट कर रहे हो, ठीक है। तो ये पूरी न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। इसके अलावा आपने बच्चे का जो है ना हेड सर्कमफेरेंस डेली जो है जो 18 महीनों से कम उम्र के बच्चे हैं उनमें हेड सर्कमफेरेंस मेजर करते रहना। 18 महीने से कम एज वाले जो बच्चे हैं उनका हेड सर्कमफेरेंस भी हमने डेली जो है वो मेजर करना होता है। इसके अलावा बच्चे का स्ट्रिक्ट जो है इनटेक और आउटपुट, यूरिन वगैरह जो भी फ्लूइड्स इनटेक आउटपुट है वो स्ट्रिक्टली मेजर करते रहने हैं, ठीक है। पेशेंट का बॉडी वेट, उसके सीरम इलेक्ट्रोलाइट को भी इनिशियली जो है 12 घंटों तक आपने मॉनिटर करना है 12 आवरली। फिर जो है आप उसको डेली मेजर करोगे बॉडी वेट और सीरम इलेक्ट्रोलाइट। टेम्परेचर को कंट्रोल करना है वाटर स्पंजिंग के ज़रिए या फिर एंटीपायरेटिक्स दे के। इसी तरह फीडिंग को भी कंटिन्यू रखेंगे, सपोर्टिव ट्यूब फीडिंग नेसेसरी हो जाता है। इनिशियली पेशेंट को हम जो है पेशेंट ने नथिंग बाय माउथ रिसीव करना होता है, NPO पे होता है, ठीक है, इनिशियली। अच्छा, फ्लूइड्स जो है वो कितने रिस्ट्रिक्ट करने होते हैं 60 to 75% जो है, यानी 800 से 1000 ml पर मीटर स्क्वायर पर डे ऑफ द मेंटेनेंस जो है तक हमने रखना होता है, यानी 60 to 75% सिर्फ हम मेंटेनेंस दे रहे हैं, क्योंकि इसमें इनएप्रोप्रिएट ADS सिक्रीशन का भी खतरा होता है, डर होता है, सियार्ड सिंड्रोम का। तो फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन इंडिकेटेड नहीं होती। अगर बच्चे को हाइपोटेंशन है तो उसमें हम फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, वरना उससे फिर और सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर कम हो जाएगा और CNS इस्कीमिया हो सकती है, ठीक हो गया। देन उसके अलावा सपोर्टिव मेजर्स में हमें कोमाटोज पेशेंट्स की भी केयर करनी है। कोमाटोज पेशेंट्स में जैसे फॉर एग्जांपल उसके बावल, ब्लेडर, स्किन, उसका पोस्चर, उसका माउथ, एयरवे की केयर करनी है, ठीक है। तो सीजर्स एक्चुअली ना कॉमन होते हैं उन पेशेंट्स में जिनको मेनिंजाइटिस होता है। तो सीजर्स इनमें कॉमन है। तो सीजर्स अगर हो रहे हैं तो IV में डायाज़ेपाम देंगे 0.1 से 0.2 मिलीग्राम पर kg पर डोज आफ्टर इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ द सीजर। फिर हमें फिनोबार्बिटोन या फेनिटोइन रेगुलरली देना होता है ताकि फिर दोबारा सीजर्स ना हो जाए। फिनोबार्बिटोन या फेनिटोइन, लोडिंग डोज फिनोबार्बिटोन का 10 मिलीग्राम पर kg है और मेंटेनेंस डोज 5 मिलीग्राम पर kg पर डे, 2 डिवाइडेड डोजेस में, ठीक हो गया। तो सपोर्टिव यहाँ कंप्लीट होती है। अब कुछ स्पेसिफिक मेजर्स आते हैं मेनिंजाइटिस के, जिसमें सबसे पहले एंटीबायोटिक्स का रोल। 1 से 2 माह का बच्चा है इन्फेंट, तो उसमें एम्पिसिलिन और सीफोटैक्सिम या एम्पिसिलिन एंड सेफ्ट्राएक्सोन जो है ये कवरेज प्रोवाइड करेंगे एंटेरोकोकाई के अगेंस्ट भी, लिस्टेरिया के अगेंस्ट, एज वेल एज जो नॉर्मल पैथोजेंस हैं बियॉन्ड द न्यूबॉर्न पीरियड्स उन सब के अगेंस्ट ये हमें कवरेज देगा। एम्पिसिलिन सेफोटैक्सिम या एम्पिसिलिन सेफ्ट्राएक्सोन दे दे। अच्छा, अब उसके लिए क्या करें, जो रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स हैं स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया के, वो भी तो पूरी दुनिया है, तो पूरी दुनिया में है, वर्ल्ड वाइड है। तो जो इनिशियल मेनिंजाइटिस थेरेपी है उसमें हमें वैनकोमाइसिन भी ऐड करना होता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 60 मिलीग्राम पर kg पर डे के हिसाब से 4 डिवाइडेड डोजेज़ में इसी के साथ हम देते हैं। सेफोटैक्सिम या सेफ्ट्राक्सोन के साथ ये ऐड करनी होती है वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। अल्टरनेटिव ड्रग है मीरोपेनम 120 मिलीग्राम पर kg पर डे IV में 3 डिवाइडेड डोजेस में। मिनिमम जो ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी है ना हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B और स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया मेनिंजाइटिस की, वो है 10 दिन, ठीक है। मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी मेनिंजाइटिस की ड्यू टू द निजेरिया मेनिंजाइटिस इज़ 7 डेज। तो निजेरिया में 7 दिन तक ये एंटीबायोटिक्स लगेंगे बच्चे को, लेकिन स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया की वजह से हुआ तो उसमें 10 दिन तक। तो ये ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी हो गया। अब स्टीरॉइड्स पे आ जाए। अब वैसे स्टीरॉइड्स में जो डेक्सामेथासोन है इसका 0.6 मिलीग्राम पर kg पर डे डोज 2 से 4 डिवाइडेड डोजेस में और 2-4 दिन तक रिकमेंड किया जाता है डेक्सामेथासोन। तो इससे ये है कि मेनिंजल जो इन्फ्लामेशन है वो भी कम होगी, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस की कॉम्प्लिकेशंस भी कम होंगी। तो पहला जो डोज है स्टीरॉइड का वो प्रेफरेबली दिया जाता है बिफोर या कंकरेंट, साथ ही हम दे देते हैं विद द फर्स्ट डोज ऑफ द एंटीबायोटिक। तो यहाँ पे जो है एंटीबायोटिक्स के रिकमेंडेड जो डोजेज़ हैं मेनिंजाइटिस वो गिवन है एम्पिसिलिन, सेफोटैक्सिम, सेफ्ट्राक्सोन, जेंटामाइसिन। एम्पिसिलिन आपने याद रखना है, नियोनेट में हम देते हैं 100 to 200 मिलीग्राम पर kg पर डे डिवाइडेड डोजेज में हर 6 से 12 घंटों पे। लेकिन अगर चिल्ड्रन है तो उसे 200 to 400 मिलीग्राम पर kg पर डे 6 आवरली। सेफोटैक्सिम अगर यूज़ करना चाह रहे हैं तो नियोनेट में 100 to 150 मिलीग्राम हर 6-8 घंटे में। बच्चों में फिर थोड़ा डोज बढ़ा देंगे 200 मिलीग्राम पर kg के हिसाब से 6 से 8 घंटों में। सेफ्ट्राक्सोन अगर दे रहे हैं तो वही 100 मिलीग्राम एट द डायग्नोसिस, देन आफ्टर 12 आवर, देन 100 मिलीग्राम इन डिवाइडेड डोजेज आफ्टर एवरी 12 आवर और एज अ सिंगल डोज एवरी 24 आवर।
जेंटामाइसिन नियोनेट्स में 5 मिलीग्राम पर केजी पर डे डिवाइडेड डोजेज में एवरी 12 आवर, चिल्ड्रन में 7.5 मिलीग्राम। तो डिफरेंट डोजेज हैं, ठीक है। वैनको मैंने कहा हमने इस सब में ऐड करनी है रेजिस्टेंस के लिए, तो वैनको का 45 मिलीग्राम पर केजी पर डे डोज हर 8 घंटे पे, और बड़ों में नियोनेट्स में हो गया, बड़ों में 60 मिलीग्राम के हिसाब से। फिर बेंजाइल पेनिसिलिन है, नियोनेट्स में 1 लाख यूनिट्स बेंजाइल पेनिसिलिन के डिवाइडेड डोज में एवरी 6 to 12 आवर अकॉर्डिंग टू द एज। चिल्ड्रन में 4 लाख यूनिट डिवाइडेड डोज में 4 to 6 आवर। क्लोरामफेनिकोल यूज़ कर रहे हैं तो 100 मिलीग्राम पर केजी पर डे IV इन डिवाइडेड डोजेज एवरी 6 आवर। दैट्स इट। तो डिफरेंट डोजेज हैं। वैसे अगर इतना फाइनल ईयर के लेवल पे अगर हम डोजेस को याद नहीं भी रखते, हमें मेडिसिन के ड्रग्स के नाम याद हो, दैट्स इनफ, ठीक है। देन आता है ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। तो अब मेनिंजाइटिस की जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें सबसे पहले जो सेरेब्रल एडिमा भी तो इसमें कॉम्प्लिकेशन है, रेज्ड ICP इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसकी उनको ट्रीट करने के लिए हमने बच्चे का जो हेड है उसको 30 डिग्री पे एलिवेट करना होता है, 30 डिग्री लेवल पे एडिमा सही होगा उससे। स्टीरॉइड्स भी क्या करेंगे, मेनिंजल इन्फ्लामेशन को कम करेंगे और ब्रेन वाटर कंटेंट को, तो उससे ICP कम होगा। तो स्टीरॉइड्स का भी है रोल, एलिवेट करेंगे बेड के हेड एंड को। मैनिटोल भी दिया जाता है, ठीक है। अब सब ड्यूरल इफ्यूजन हुई है। सब ड्यूरल इफ्यूजन कह रहा है कि इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर या लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बच्चे का अगर डिप्रेस हो रहा है तो उसमें सिम्टमेटिक सब ड्यूरल इफ्यूजन शुड बी एस्पायरेटेड, उसको एस्पायरेट करेंगे, निकालेंगे उस इफ्यूजन को, ठीक है, अगर उसका कॉन्शियस लेवल अल्टर हो रहा है या इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ रहा है तो। इसी तरह इनएप्रोप्रिएट ADH सिक्रीशन कह रहा है कि इसमें हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम लेवल 130 से कम हो जाता है, कॉमा सीजर्स होते हैं, वेट गेन, पफीनेस ऑफ द फेस, डिक्रीज यूरिन आउटपुट एंड यूरिनरी स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई होती है। तो इस कंडीशन को ये इनएप्रोप्रिएट ADH सिक्रीशन की वजह से हो रहा होता है इस मेनिंजाइटिस में, ये कॉम्प्लिकेशन है। तो उसको हमें फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन से ट्रीट करना है और उसमें हमें डाययूरेटिक्स देने होते हैं, ठीक है। इसी तरह एक और मेनिंजाइटिस की कॉम्प्लिकेशन है वाटर हाउस फ्रेडरिशन सिंड्रोम। इसको शॉक हो जाता है। इसमें शॉक वाले पेशेंट हाइपोटेंशन के साथ पेटिकल रैश है, अगर मैंने जो कोकल मेनिंजाइटिस की ये कॉम्प्लिकेशन है हाइपोटेंशन पेटिकल रैश, तो उसको हम सलाइन देके ट्रीट करेंगे या प्लाज्मा, स्टीरॉइड्स एंड डोपामीन इन्फ्यूजन, ठीक हो गया। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है ये टॉपिक। लास्ट रह गई हैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस। शॉक, इसमें आपने वाटर हाउस में सलाइन या प्लाज्मा देना है, स्टीरॉइड एंड डोपामीन इन्फ्यूजन। मेनिंजाइटिस की कॉम्प्लिकेशंस को इसने समराइज़ किया है कि इसमें ICP बढ़ जाता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर, क्रेनियल नर्व पाल्सीज होती हैं स्पेशली ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस में, सीजर्स होते हैं, स्ट्रोक, अटेक्सिया, इनएप्रोप्रिएट ADH सिक्रीशन जो हाइपोनेट्रीमिया करवाएगा, सेरेब्रल एडिमा, प्रोलॉन्ग्ड फीवर रहेगा मोर देन 10 days ड्यू टू द इंटरकरेंट वायरल इन्फेक्शन, अ सेकेंडरी और नोज़ोकोमियल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ड्रग रिएक्शन या थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। लॉन्ग टर्म जो न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी है, बच्चे को मेंटल रिटार्डेशन, हेमीप्लेजिया होगा, एपिलेप्सी हो सकती है, डेफनेस हो सकती है, स्पास्टिसिटी, विजुअल हैंडीकैप या स्क्विंट, रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ मेनिंजाइटिस, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है रिकरेंस। अ न्यू एपिसोड ऑफ मेनिंजाइटिस ड्यू टू द इन्फेक्शन विद द सेम बैक्टीरियल स्पीशी या किसी और पायोजेनिक पैथोजन से अगर हो, सेम से या अगली बार किसी दूसरे से, तो हम उसको कहेंगे ये रिकरेंस है। तो रिकरेंस भी कॉम्प्लिकेशन है मेनिंजाइटिस की। लास्ट है प्रोग्नोसिस। मेनिंजाइटिस की किस तरह होती है, याद रखिए कि प्रोग्नोसिस बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है कि अगर फोकल न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग हमें मिल रही है, नॉट द पोस्ट इक्टल, फोकल न्यूरोलॉजिक एडमिशन के टाइम पे। दूसरा, इसके अलावा वर्स प्रोग्नोसिस होती है यंग बच्चों में जिनमें हायर बैक्टीरियल कॉलोनी काउंट होता है, यानी 10⁻⁷ ऑर्गेनिज्म CSF में अगर ग्रो कर रहे हैं, काउंट ज़्यादा है बैक्टीरिया का, उनमें पुअर प्रोग्नोसिस होगी। बच्चे को अगर सीजर्स हो रहे हैं, इंट्रैक्टेबल सीजर, सबड्यूरल इफ्यूजन हो गई है, बैक्टीरियमिया हो गया है, काफ़ी टाइम से प्रोलॉन्ग्ड फीवर है, तो उन केसेस में हमें वर्स प्रोग्नोसिस मिलती है। मोर्टेलिटी रेट न्यूमोकोकल में 25 है, मेनिंजोकोकल में 15, H इन्फ्लुएंसी में 8, तो न्यूमोकोकल में ज़्यादा मोर्टेलिटी है। 35% जो बच भी जाते हैं ना मेनिंजाइटिस से, तो उनको परमानेंट डेफिसिट हो जाता है, डेफनेस हो जाती है, याद करने की सलाहियत चली जाती है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़, ब्लाइंडनेस होती है, सीजर्स या हाइड्रोसेफेलस। तो ये न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस में वैसे ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, न्यूमोकोकल में ये कॉम्प्लिकेशंस। सर्वाइवल फॉर द 2 days फॉलोइंग द इनिशिएशन ऑफ थेरेपी इज़ गुड प्रोग्नोस्टिक साइन इन द मेनिंजोकोकल। यानी मेनिंजोकोकल का हुआ है मेनिंजाइटिस, उसमें फिर अगर बच्चा जो है थेरेपी स्टार्ट करने के 2 दिन में ही सही हो गया है, तो उसमें अच्छी प्रोग्नोसिस होती है। सारे पेशेंट जिनको बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, उसको आपने हियरिंग और उसकी विजन जो है डेफिसिट, वो डिस्चार्ज ऑफ द हॉस्पिटल से पहले ज़रूर चेक करनी होगी, उसकी हियरिंग और विजन डेफिसिट।
प्रिवेंशन क्या है, वैक्सीनेशन वैसे इम्यूनाइजेशन करवानी चाहिए, आजकल अवेलेबल है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की, नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस, ACY.W135 और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ठीक है, दैट्स इट। यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है विच वॉज दी मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट जो है ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस अगला टॉपिक है। पायोजेनिक मेनिंजाइटिस हमने कंप्लीट कर लिया।